नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते कुछ दिनों में या बीते 2-3 दिनों में जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आए और आज जिस तरह से संसद में कुछ लोगों ने वहां पर एक धुएं का जो है कागज वहां पर फेंका, ये जो तमाम घटनाएं 2-3 दिन से हो रही हैं, इन सब बड़ी खबरों में कुछ खबरें दब कर रह गई हैं, लेकिन वो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले दिनों में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उस संदर्भ में उन खबरों की बहुत बड़ी अहमियत है। इन दो खबरों में क्या है? पहली खबर यह है कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री हैं इस समय हेमंत सोरेन, उनको ईडी ने एक बार फिर से बुलावा भेजा, समन भेजा है। भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी ने पहले भी उनको समन भेजा था, लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तता दिखाते हुए इस मामले में उन्होंने फिलहाल ईडी के सामने उस वक्त पेश होने से इनकार कर दिया था। ईडी ने एक बार फिर से उन्हें बुलाया है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो महादेव ऐप घोटाला था, उसका एक को फाउंडर रवि उप्पल, वो यूएई यानी दुबई में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जांच एजेंसियां वहां की पुलिस के संपर्क में, सरकार के संपर्क में हैं और उसको भारत लाने की कोशिशें चल रही हैं। और अगर रवि उप्पल को भारत ले आया जाता है तो फिर कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं इस घोटाले के। मत भूलिए कि ये जो महादेव घोटाला है, इस घोटाले ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल कर रख दी। छत्तीसगढ़ में जहां लग रहा था कि कांग्रेस चुनाव जीती हुई है, महादेव घोटाला जिस तरह से सामने आया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सीधे नाम आया, क्योंकि इस मामले में एक आरोपी ने वीडियो बनाकर साफ कह दिया था कि मैंने 250 करोड़ रुपए वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए हैं। तो क्या महादेव घोटाले ने, इस घोटाले में जो करप्शन था, वो नाम सामने आने के बाद, वो सब जानकारी सामने के आने के बाद, क्या छत्तीसगढ़ की चुनावी हवा पलट गई थी? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार आज भी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा है जो उनको मजबूर करता है सोचने के लिए और मजबूर करता है अपने लिए अपनी राजनीतिक पसंद को निर्धारित करने में। और अगर ऐसा है तो फिर सवाल यह है, 2024 में जिस तरह से कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू के घर से अलमारियों में जो नोटों का जखीरा पकड़ा गया है, जिसकी गिनती अभी ये बताई जा रही है 300 करोड़ से ज्यादा है, और अभी भी उनके ठिकानों पर कई तरह की जांच चल रही है, खोजबीन चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जमीन के अंदर भी उन्होंने कुछ खजाना गाड़ कर रखा है, उस सब की पड़ताल हो रही है। तो अगर ये सब चीजें जब लोग देख रहे हैं, तो क्या 2024 के चुनाव में करप्शन एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि करप्शन का मुद्दा तो हमेशा ही चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है। हमने इससे पहले भी देखा, 1989 में राजीव गांधी की सरकार, बोफोर्स जो घोटाला था, उसके चलते राजीव गांधी जैसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को दरअसल चुनाव हारना पड़ा। भ्रष्टाचार के मुद्दों के चलते कई सरकारें इससे पहले भी दरअसल जाती रही हैं, कई बार नई पार्टियों की सरकारें आती रहती हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दरअसल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सवार होकर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। यह अलग बात है कि आज उन्हीं की पार्टी के कई नेता, बड़े बड़े नेता इस वक्त जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में हैं और कई और नेता, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अरविंद केजरीवाल, उनको खुद को ईडी का समन गया हुआ है और उन्होंने भी झारखंड के मुख्यमंत्री की तरह फिलहाल जो है ईडी से समय मांगा, ईडी के पास वो नहीं गए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले दिनों में और ज्यादा गरमाएंगी और ऐसा लगता है कि इलेक्शन करप्शन के नाम होगा। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको याद दिला देता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
इसी साल जब वो लाल किले पर 15 अगस्त का भाषण देने गए थे स्वतंत्रता दिवस पर, तो उन्होंने लोगों को ये कहा था कि भ्रष्टाचार पर आर पार की लड़ाई होगी। और जब ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आए, उस दिन भी उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में जाकर कहा था कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। तो इसी को लेकर आज हम दो टूक में आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब की बार क्या भ्रष्टाचार पर आर पार। इससे पहले कि आगे बढ़े, पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से भ्रष्टाचार को बार बार मुद्दा बनाया। भ्रष्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ लें ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिसंबर को ऐलान कर दिया था कि ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर भी जन समर्थन है। तो क्या वास्तव में ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार का जो अभियान है उसको मिला जन समर्थन है? और अगर ऐसा है तो फिर 2024 के चुनाव में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि 2024 से पहले 3 दिसंबर के बाद और अभी तक के बीच हमने अलमारियों से नोटों के जखीरे देखे हैं कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर से। और इस सब को लेकर किस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हुई है, जरा वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। ये एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति एक फैमिली के है। ये पैसा किसका है वो भी हमें पता नहीं। हमारे एमपी का है या पोरपदर के है, उनके पिताजी के है, भाई का है, किसको पता है? और जांच पड़ताल कर ले। लेकिन इसके साथ साथ जिस तेजी से, जिस मतलब जोर शोर से ये मुद्दा उठाए जा रहे हैं, हमारे नीरव मोदी जी के समय नीरव क्यों थे ये लोग? मेहुल चौकसी के समय क्यों मस्का मार रहे थे? तब तो अच्छा लगते थे कि हर लोग के साथ सही विचार करते हैं। लेकिन जब नीरव मोदी की बात होते हैं तो नीरव रह जाते हैं और जो बात उठाते हैं उनको धक्का मार के निकाल देते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक तरफ घमंडिया की भ्रष्टाचार की गारंटी है, दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। और 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। इनकी कथनी में और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर इतिहास में सबसे बड़ा कैश रेड हुआ होगा, इतिहास में शायद पहली बार भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी करप्शन का सर्टिफिकेट सबको देती है, पर खुद एक करप्ट पार्टी बनकर रह गई है, क्योंकि सारे करप्शन के चार्जेस जिन के ऊपर थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सवाल यह है कि हमारे जो लोग हैं उनका रूट जो है प्रोटेक्टेड रहेगा, और जो विरोधी है, मैंने आपने खुद कहा था नोटबंदी के समय काला धन जो है समाप्त हो गया। इसी इलेक्शन के दरमियान 250-300 करोड़ से ऊपर नगद पकड़ा है। कहाँ से पैसा आ रहा है?
आप ही की सरकार है, ऐसे नहीं। आप ही ने कहा था कि ब्लैक मनी का ये जो है सिलसिला खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो रहा है? ये तो आपकी जो है एफिशिएंसी पर बड़ा भारी सवाल या निशान खड़ा होता है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गारंटी कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, और उस भ्रष्टाचार मुक्त का ये स्वरूप दिखाई पड़ रहा है इस कांग्रेस के चेहरे के अंदर। और कांग्रेस ही क्या, आज राजद के जो भ्रष्टाचार में आरोपित सजायाफ्ता श्रीमान लालू प्रसाद यादव नेता बने बैठे हैं, और नीतीश कुमार जी गलवहियां करके उनके पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करके बिहार में लूट की पूरी छूट दिए हुए हैं। ये राजनीति की विश्वसनीयता को खत्म कर रही है। और अब वक्त आ गया है कि ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जो किसी भी दल के अंदर हो और खुल करके जनता की गाढ़ी कमाई लूटी है, उस पर शिकंजा कसना चाहिए। उसकी संपत्ति स्पीडी ट्रायल चला के जब्त करने की रणनीति बननी चाहिए। एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो हमारे यहाँ मात्र सांसद हैं। हमने उनसे एक्सप्लेन करने को कहा है। ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं। आज भी हमने धीरज साहू से कहा है जो पैसा बरामद हुआ है उसका आप जवाब दीजिए। वो उद्योगपति हैं, वो कोई एक सांसद तो नहीं। Brother, in this case, Dheeraj Sahu's case, we have a clear stand. Nothing do with the Congress party at all. Dheeraj Sahu MP has to explain what happened there, why this much money is seized from his house. That has to be explained by himself. Party is not associated with this type of things at all. मुझे लगता है ये प्रमाण है कि आपको टारगेट नहीं किया जा रहा। आपके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे नहीं याद, अपने जीवन काल में लगभग 4 दशक तो मैंने भी जी चुका हूँ। मुझे नहीं याद कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे नहीं याद कि किसी और सांसद के यहाँ छापेमारी में इतनी बड़ी नकदी बरामद हुई होगी, इतनी बड़ी संख्या में कैश किसी और सांसद के यहाँ से मिला हो। तो देखा आपने किस तरह से इस पूरे मसले पर जो है राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, और अभी आने वाले दिनों में कुछ और बढ़ेंगी, क्योंकि फिर कह रहा हूं कि अभी ये पूरे मामले की जांच चल रही है। दूसरी तरफ कई और मामले अभी ईडी के हाथ में हैं, जिन्हें ईडी खोलने की तैयारी में लगी है। तो क्या अगला इलेक्शन करप्शन पर होगा? इसी को लेकर आज चर्चा होगी। मेरा आज का सवाल भी यही है, 2 टूक में मेरा आज का सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा 2 टूक में आज का सवाल, 2024 क्या अब की बार करप्शन पर होगा इलेक्शन? जी हाँ, 2024 क्या अब की बार करप्शन पर होगा इलेक्शन? यही मेरा सवाल है, अब की बार करप्शन पर होगा इलेक्शन, ये मेरा सवाल है। और आज की डिबेट में मेरे साथ 5 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए 5 मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी जी। मेरे साथ विजय कौशिक जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता है विजय कौशिक जी। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में ब्रिजमोहन दुग्गल जुड़े हैं, संस्थापक हैं पीएम रिपोर्ट कार्ड के। और मेरे साथ जल्द ही अतुल सिंघल जो पत्रकार हैं वो भी जुड़ेंगे। इससे पहले कि मैं वो जुड़े मेरे साथ, शुरुआत में सबसे पहले राकेश त्रिपाठी आपसे करता। राकेश त्रिपाठी, क्या लगता है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है गारंटियां दे रही है, तो अब की बार जो है इलेक्शन जो है भ्रष्टाचार पर होगा, भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी पर होगा? क्या इसी की बीजेपी तैयारी कर रही है? कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम 3 दिसंबर का भाषण सुनते हैं तो उन्होंने कहा कि ये जो जनादेश है करप्शन को लेकर, जो सरकार ने किया है उसके ऊपर भी ये जनादेश है। क्या आपको भी ऐसा लगता है ये जनादेश दरअसल करप्शन के ऊपर ही है और यही आपका एक प्रमुख मुद्दा होगा 2024 में? देखिए अशोक जी, जो हालिया संपन्न 5 विधानसभा के चुनाव हैं, इन विधानसभा चुनावों का अगर विश्लेषण करेंगे तो इसमें 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकारें बदल गई। केवल एक सरकार ऐसी है जहां जनता ने सरकार का परिवर्तन नहीं किया, वो मध्य प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सरकार रिपीट होकर के आई। बाकी राजस्थान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, तेलंगाना की सरकार हो, ये सारी सरकारें बदली। और इन सरकारों के बदलने के लिए जो सबसे मूल कारण था, वो मूल कारण भ्रष्टाचार था। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़े जोर शोर से प्रतिपक्ष के नाते, विपक्ष के नाते उठाने का काम किया। वो छत्तीसगढ़ में चाहे गोबर तक का घोटाला हो या राजस्थान में पर्चा लीक से लेकर के और तमाम प्रकार के घोटालों की सीरीज थी, जिनके लिए स्वयं सचिन पायलट तक यात्रा निकालने का काम कर रहे थे। सच ये है कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सी फॉर करप्शन और सी फॉर कांग्रेस, यानी कांग्रेस इज इक्वल टू करप्शन।
कांग्रेस पर्यायवाची है करप्शन का। ये दोनों एक साथ ही होते हैं। जहां कांग्रेस है वहां करप्शन अनिवार्य रूप से होगा, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे को बहुत प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ लगातार उठाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार सामान्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। विशेष तौर पर गरीब व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत दुष्प्रभाव होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब से आए, डीबीटी स्कीम हो या तमाम सेवाओं का ऑनलाइन करना हो, इसकी वजह से लाखों करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे, उसको न केवल हमने बचाने का काम किया, बल्कि भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने का काम किया, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ठोस कठोर कार्रवाई करने का काम किया। आज जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जिनके कारण आज विपक्ष बार बार हाय तौबा मचा रहा है, मातम मना रहा है कि ये ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये सीबीआई कार्रवाई कर रही है, ये इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही है, लेकिन सच ये है कि ये गड्डियां जो बरामद हो रही है ना, हजारों हजार करोड़ रुपए जिस तरह से बरामद हो रहे हैं, ये सच को लोगों के सामने निकाल कर रख रहा है कि ये नोटों की गड्डियां कोई ईमानदारी से कमाई गई नहीं है। इतनी बड़ी जब्तियां कभी कल्पना में नहीं कर सकते थे। इतना पैसा लोगों ने एक बार में कभी देखा नहीं हो। लेकिन पूरे हिंदुस्तानी लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं राकेश जी, कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि भाई धीरज साहू एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास से पैसा निकाला है, हमने भी उनसे पूछा है कि पैसा किसका है बताइए, इसमें पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल व्यक्ति का मामला है। इंडिविजुअल व्यक्ति का मामला नहीं है। एक व्यक्ति जो 2 बार लोकसभा का चुनाव हारता है और 3 बार बारी बारी से लगातार राज्यसभा जाता है, उस व्यक्ति की उपयोगिता क्या है, क्यों है, ये बात इन गड्डियों से दिखाई पड़ रही है। क्यों राज्यसभा में ऐसा व्यक्ति बार बार भेजा जा रहा है? कांग्रेस पार्टी अपने इस सवाल से बच नहीं सकती है। कांग्रेस पार्टी को नैतिकता का तकाजा अगर होता तो अब तक धीरज साहू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती, लेकिन अब भी धीरज साहू को बचाने का प्रयास कर रही है। सच ये है कि इसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी के खाते में जाता है, कांग्रेस पार्टी के पास जाता है। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो पैसा था ये इसमें एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस का था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी तक धीरज साहू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। विजय कौशिक, क्या धीरज साहू, मतलब मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी में ऐसा होता तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत पार्टी कहती है कि भैया हम इसको चिमटे से भी नहीं छुएंगे, लेकिन अभी तक धीरज साहू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना। क्या ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं आला कमान के साथ धीरज साहू के जो रिश्ते हैं और जो आला कमान के साथ जो इनके लेन देन है, ये उसका एक बड़ा कारण है? अशोक भाई, आज जो आपका मुद्दा है वो 2024 के चुनाव को लेकर है, इसलिए मैं शुरुआत उसी से करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय बेवकूफ पार्टी नहीं है, इसलिए इन झूठे मामलों के सहारे वो चुनाव में नहीं उतरेगी। उसके जो प्रमुख मुद्दे होंगे वो होगा कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाने का कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है, कांग्रेस सत्ता में आई तो इस देश में मुसलमानों का राज स्थापित हो जाएगा, राम मंदिर के निर्माण में दिक्कतें आ जाएंगी, तमाम तरह के झूठे झूठे आरोप हमारे ऊपर मढ़े जाएंगे। लेकिन इन झूठे मामलों को लेकर मैदान में नहीं उतरेगी भाजपा। कारण मैं बता देता हूँ आपको। आपको मालूम होना चाहिए कि जिन धीरज साहू की बात भाजपा कर रही है, उनके बारे में ये बता नहीं रहे हैं कि जब 2018 में वो राज्यसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था तो उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी क्या हैसियत बताई थी। उस समय 2018 में उन्होंने अपना बताया था 38,000 करोड़ रुपए का बिजनेस चल अचल संपत्ति का उन्होंने ब्यौरा दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 20,000 करोड़ से ऊपर उनका नहीं विजय जी, आपको दुरुस्त कर दूं, एक मिनट विजय जी, दुरुस्त कर दूं। उन्होंने, उनका जो हलफनामा था उसके अनुसार उन्होंने कहा कि उनकी कुल संपत्ति, चल अचल संपत्ति, जिनमें उनके मकान, उनकी फैक्ट्री, सब 38 करोड़ 38 करोड़, और उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर 2.5 करोड़ का, करीब 2.5 करोड़ या 2 करोड़ 30 लाख रुपए का लोन है। तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए का लोन और साथ ही 38 करोड़ की कुल संपत्ति। अब जो 38 करोड़ की कुल संपत्ति बता रहा है, उसकी अलमारियों से 300 करोड़ रुपए निकल चुके हैं, 2.5 करोड़ और बता रहे थे कि उनके ऊपर कर्ज है। तो ये पैसा कहीं से तो आया ना। अशोक जी, सबसे पहली बात जो मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर। नहीं, मैं दुरुस्त कर रहा हूं, हो सकता है आपने, नहीं हो सकता है आपने, नहीं सुनिए विजय जी, एक मिनट, हो सकता है आपने मीडिया के माध्यम से, मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त जानकारी दे रहा हूं और आप इसको चेक कर सकते हैं। और मुझे कोई भी जो यहाँ पर मेहमान है वो अगर उनको लगे मैंने गलत आंकड़ा दिया, मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम आपने कौन सा मीडिया देखा था, लेकिन मैंने जो आंकड़ा दिया है वो एकदम दुरुस्त आंकड़ा है और इस ना इधर ना उधर। अब बोलिए।
मैंने न्यूज़पेपर्स में जो धीरज साहू जी की हिस्ट्री पढ़ी, उसमें जो उनका ब्यौरा था, उसके आधार पर मैंने अपनी बात कही। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा सीधा और स्पष्ट है। किसी के निजी व्यवसाय में कौन आदमी क्या कर रहा है, इसकी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी नहीं है। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, जो कार्रवाई उनके खिलाफ बने कीजिए, हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। और दूसरा, हमने धीरज साहू जी से भी कहा है कि भाई आप एक्सप्लेन कीजिए, आपका परिवार बिजनेस में है, ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, वाइट का है, क्या है। और इस तरह के बहुत से मामले पहले भी देश में आ चुके हैं, जिनमें छापेमारी में धन बरामद किया गया, बाद में कोर्ट में साबित हो गया कि भी वो वाइट की रकम थी। और वैसे भी जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो ये दावा किया था कि अब देश में काला धन समाप्त हो गया है। तो जवाबदेही तो मोदी जी की बनती है। विजय जी, नोटबंदी को लेकर जो आप जो सवाल उठा रहे हैं वो मैं जरूर राकेश जी से पूछूंगा, मुझे वो सवाल जरूर बनता है। एक मिनट राकेश जी, एक मिनट रुकिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि मालूम नहीं ये सफेद पैसा इतना बैंकों में नहीं होता। अब जरा अपने आसपास जो आपके जितने बैंक के आपके आसपास जितने बैंक होंगे, जरा जाके पूछिएगा, 300 करोड़ बैंकों में नहीं होता सफेद व्हाइट मनी। ये व्हाइट मनी होती तो वो अपने इस तरह से अलमारियों में ठूस ठूस के नहीं रखते। ये व्हाइट मनी नहीं है। और उनका फिर मैं कह रहा हूं, उनका कारोबार जो उन्होंने खुद बताया था, महज सारी संपत्ति 38 करोड़ है। जिसकी संपत्ति 38 करोड़ हो, उसके घर से 300 करोड़ निकल जाए तो वो व्हाइट मनी नहीं हो सकती, वो सीधा सीधा ब्लैक मनी है जो उन्होंने छुपाई हुई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये, आप जो कह रहे हैं ना कि ठीक है उनका अपना व्यवसाय होगा, ये कहीं से भी व्यवसाय था नहीं उनका इतना बड़ा। और अगर इतना बड़ा व्यवसाय उनके पास इतना पैसा निकला है तो इसका मतलब 2 नंबर का पैसा था। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर इतना पैसा जो आदमी अलमारियों में ठूस के रखे हुए है, जखीरा जिसने निकल रहा है, उसको आप पार्टी से निकालने में नहीं उसको आप पार्टी से निकालने में इतनी हिचकिचाहट, इतना प्रेम धीरज साहू से, तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि अंदर खाने। और कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं लगता मुझे, क्योंकि मुझे ये लगता है, जो मेरे पास जानकारी है, एक मिनट मेरे पास जो जानकारी है, ये 300 करोड़ रुपए 300 करोड़ प्लस है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी अलमारियों से निकला पैसा है। इसके अलावा अभी भी जो जानकारी है, उनका पूरे घर की टोह ली जा रही है। बहुत सारा उन्होंने संपत्ति जमीन के नीचे गाड़ रखी है। और कई लोगों का कहना है कि ये सारा पैसा दरअसल कांग्रेस का है। 2024 के चुनावों में कांग्रेस को चुनाव लड़ाने के लिए ये जो पैसा है उसकी तैयारी हो रही थी। मैं आपको मौका दूंगा, 1 मिनट रुकिएगा। मैं पहले, हाँ अच्छा, जल्दी से 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। महादेव ऐप के जरिए कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को बदनाम करके मोदी जी छत्तीसगढ़ जीतने में सफल रहे, जिस व्यक्ति के बयान को आधार बनाया गया, उसी ने। अरे यार विजय जी प्लीज, मैं महादेव ऐप पे नहीं आया अभी। विजय जी, मैं महादेव ऐप पे नहीं आया, मैंने आपसे सीधा सवाल, नहीं विजय जी एक मिनट, मेरा सीधा, नहीं विजय भाई सुनिए, मेरा बड़ा सीधा सवाल था। अगर कांग्रेस पार्टी अभी भी धीरज साहू को चिपटा के बैठी अपनी छाती से, तो इसका मतलब है कि वो पैसा अकेले धीरज साहू का नहीं है। अगर किसी भी कोई भी इस तरह का व्यक्ति अगर करप्ट पकड़ा जाता है, सबसे पहले, अरे मुझे तो खबर ही आ रही है झारखंड में धीरज साहू के रिश्तेदार कह रहे हैं, अरे हमारा इनसे कोई संबंध नहीं, हमारा इनसे, तो जिस आदमी के रिश्तेदार कह रहे हैं हमारा संबंध नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं कह पा रही। कांग्रेस पार्टी ने उनको अभी तक पार्टी का नेता बनाया हुआ है। एक मिनट रुकिए, नहीं सुनिए, विषयांतर हो जाएगा, सुनिए मुझे 1 मिनट विषयांतर हो जाएगा। जो आप छत्तीसगढ़ पे आप चले गए, मैं छत्तीसगढ़ पे भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल यही है सबसे बड़ा, क्योंकि ये जो आरोप लग रहे हैं कि सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन, और इससे भी बड़ा, ये तो एक चलिए राजनीतिक नारा हो सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिस व्यक्ति के पास से इतना पैसा मिला करप्शन का, उसको अगर पार्टी नहीं निकाल रही है तो ये दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। लेकिन अशोक यादव जी, क्या आपको भी लगता है कांग्रेस को इस तरह से, जिसके पास, मतलब मुझे लगता है अगर समाजवादी पार्टी भी होती, इतनी समझ मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होगी, 300 करोड़ रुपए किसी राजनीतिक पार्टी के लिए इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं होता कि वो 300 करोड़ रुपए के लिए अपना जो है पूरा भविष्य जो है वो कुर्बान कर दे, वो जाकर जो है कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार दे। अभी तक पार्टी ने उनको निकाला नहीं है। दाल में काला आपको लगता है? देखिए ऐसा अशोक सर, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आपने मूलभूत समस्याओं में से एक समस्या भ्रष्टाचार पे आज डिबेट रखी है, ये अच्छी बात है। और इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलनी चाहिए और सभी दलों को इसका समर्थन करना चाहिए इस मुहिम का। रह गई बात जो आपने कहा धीरज साहू का मामला, जिनके यहाँ 300 से कुछ ज्यादा जो है रकम बरामद हुई है, इसके पहले भी मैंने इसको आप ही के चैनल पे इसको क्रिटिसाइज किया था और सरकारी एजेंसियों को मैंने
वेलकम किया था कि उन्होंने अच्छा काम किया। और इस तरह से सारे जो भी काला धन रखने वाले लोग हैं, जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस को, एजेंसियों को निष्पक्षता से कार्रवाई करनी चाहिए। इस देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। दूसरी बात, आप अगर भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक ट्रांसपेरेंसी के तहत इसकी बात होनी चाहिए। आपको याद होगा 2022 में विधानसभा चुनाव में पीयूष जैन नाम का एक व्यापारी था, कानपुर का इत्र व्यवसायी था, उसके अभी लगभग 200 या 250 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। वो शुरू में तो उनको लगा कि समाजवादी पार्टी का फाइनेंसर है, तो बड़ी खबरें चली, बाद में पता लगा नहीं वो तो अपना ही आदमी है, तो खबरें दबा दी गई। तो इस तरह की चीजें जब होती है ना, तो थोड़ा सा मतलब इस भ्रष्टाचार की मुहिम को डेंट लगता है। और भ्रष्टाचार की मुहिम को डेंट तब भी लगता है जब ये सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हैं, हम बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को जब नवाजा जाता है पदों से, तो थोड़ा सा इस मुहिम पे डेंट लगता है। आपको याद होगा जब शिंदे गवर्नमेंट, जो शिंदे जी जब बगावत किए थे, तो उस समय कई ऐसे विधायक उनके साथ गए थे जिनके ऊपर तमाम ईडी के नोटिसेस थे, उनके ऊपर बड़ी बड़ी चार्जेस थे भ्रष्टाचार के। लेकिन जैसे वो सरकार बनती है, उनकी सारे ईडी के एक्शंस का क्या हुआ, इस पे भी देश सवाल पूछता है। और जो भी इसके पहले मैंने बोला था, अजीत पवार का मामला, भ्रष्टाचार के 70,000 के आरोपी थे, उनको डिप्टी सीएम बना के नवाजा जाता है। और हेमंत बिश्व शर्मा है, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी किताब लिख डाली थी उनके करप्शन को लेकर के, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कहीं न कहीं जब भ्रष्टाचार की बात आप एक उंगली अगले पे उठाते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ उठती है। ठीक है, आपने अशोक जी जो पीयूष जैन का मामला उठाया वो इंपॉर्टेंट एक बिंदु है। मैं उस बिंदु को जरूर जो है राकेश जी रिस्पॉन्ड करेंगे। राकेश जी, यूपी चुनाव के अंदर भी पीयूष जैन का मामला बहुत उठा था और वहां भी काफी करोड़ों रुपए, मुझे इस वक्त अमाउंट याद नहीं, लेकिन हाँ 100-200 करोड़ रुपए वो भी गड्डियां वहां पर भी इस तरह से निकली थी। लेकिन अचानक जिस तरह से वो मामला गायब हो गया, या फिर क्या इस मामले में अपडेट हुआ, लोगों को मालूम नहीं। वो कह रहे हैं कि क्या आरोप है सीधा कि भी बीजेपी का करीबी निकला है, इसलिए मामले को दबा दिया गया। नहीं, ये पूरी तरह से झूठ है। समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के जब चित्र हमने जारी कर दिए थे ना, तो ये परेशान बहुत हुए थे। सच यही है कि समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी, उनके बहुत करीबी पारिवारिक रिश्तेदार पीयूष जैन के यहां से ये 150 करोड़ रुपए की लगभग बरामदगी हुई थी, कई किलो सोना बरामद हुआ था। और ये पूरा मामला अंडर ट्रायल है, वो गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे, जमानत पर इस समय बाहर है, पूरा मामला अंडर ट्रायल है। कहीं कोई मामला दबा नहीं है, ना कोई मामला छोड़ा जाएगा, किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ने वाले नहीं है। ये जो करोड़ों रुपए तिजोरियों तक पहुंचाए हैं ना, ये कोई ईमानदारी से कमाए गए पैसे नहीं है। ईमानदारी के पैसे बैंक में जमा किए जाते हैं। ये घर की तिजोरियों में इस तरह से गड्डियां बोरों में भर के तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए ये भ्रष्टाचार की कमाई है। और उसमें जो एजेंसीज को कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई हो चुकी है, कार्रवाई अब अदालत के सामने है। अदालत निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ एक नजीर स्थापित करने का काम करेगी, लोगों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी। ओके, मैं आऊंगा आपके पास, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। और विजय कौशिक जी को शायद आवाज नहीं मिल रही है राकेश जी की, जरा ये प्रबंध कर दीजिए कि विजय कौशिक जो हैं वो सबकी डिबेट में सबको सुन पाए। ये जरा, हाँ मैं विजय कौशिक जी करवा रहा हूँ। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो सवाल उठे कि भैया अगर नोटबंदी हुई तो उसके बाद भी क्यों इतना पैसा निकल रहा है, और वास्तव में क्या करप्शन का मुद्दा अब भी लोगों को छूता है, और क्या छत्तीसगढ़ से एक बड़ा सिग्नल गया है कि करप्शन के मुद्दे पर सरकार जो अच्छी भली दिखती है वो भी पलट जाती है। आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। नमस्कार, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं अब की बार क्या भ्रष्टाचार पर आर पार, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, और क्या 2024 का लोकसभा चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ये जो जनादेश है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी है, और साथ साथ 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से ऐलान किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई होगी। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4-5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अतुल सिंघल वरिष्ठ पत्रकार हैं और बृजमोहन दुग्गल पीएम रिपोर्ट कार्ड से के संस्थापक हैं। बृज दुग्गल जी, क्या आपको लगता है ये जो छत्तीसगढ़ में, मतलब हम में से कोई भी पत्रकार ये मान रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस बड़ी मजबूत है ना, ऐसा उसको हराना, ऐसा लग रहा था दिल्ली में बैठकर। मुझे नहीं पता, छत्तीसगढ़ में तो लोग ऐसा शायद नहीं सोचते होंगे, लेकिन महादेव ऐप का पूरा मामला आता है और उसके बाद वहाँ पे सरकार बदल जाती है। क्या ये एक बड़ा फैक्टर था, और अगर ऐसा है तो क्या 24 में एक बड़ा फैक्टर होगा? क्या मोदी इस बात की तैयारी कर चुके हैं कि इस मुद्दे पर वो विरोधियों का घेराव करेंगे? देखिए अशोक जी, भ्रष्टाचार हर इलेक्शन में मुद्दा रहता है। कोई इलेक्शन आज तक ऐसा नहीं कि इसमें भ्रष्टाचार मुद्दा ना रहते हो। सवाल यह है कि वो कितना परिवर्तित होता है। इस देश की राजनीति में आज पहली बार मोदी के रूप में लोगों को एक ऐसा शख्स, एक ऐसा हीरो नायक दिखाई दे रहा है जो कार्रवाई कर रहा है, और कार्रवाई वो लोगों को दिख रही है। ये 351 करोड़ जो बंडल या कानपुर में, अभी राकेश जी ने भी कहा कि वहाँ कार्रवाई चल रही है, अंडर ट्रायल बंद हुई, वो जितने भी हैं लोगों को पता है, सबके हाथ में नेट है, मोबाइल है कि क्या हो रहा है। तो मोदी के रूप में लोगों को एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, एक ऐसा हीरो दिखाई दे रहा है जो कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें, महादेव ऐप एक मुद्दा था, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन, कौन कह रहा है। वो मोदी ने जाके वहां कहा कि भाई हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आपने एकदम पलटते हुए देखा चीज़ों को। तो देखिए अशोक जी, आपका सवाल है कि 2024 में क्या ये भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहेगा? मैं आज भी ये कहता हूँ कि रहेगा। इसके सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? मोदी जब ये कहते हैं ना कि भाई मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो देश के लिए काम कर रहा हूँ, ये ना लोगों के दिमाग में और दिलों में ये बात घर की गई है। लेकिन जो भ्रष्टाचार को जो इमोशनल टूल की तरह इस्तेमाल करने वाली बात है, वो मोदी नहीं करते हैं। मोदी साथ में करने के साथ ये भी दिखाते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं तो मैं कर रहा हूं। तो क्रेडिबिलिटी जो है, और नरेंद्र मोदी की जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, भ्रष्टाचार को लेकर जो एक्शन करने की उनकी जो रिपोर्ट कार्ड है, शायद उसके कारण लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अतुल सिंघल जी, आप तो दिल्ली की राजनीति पर बहुत करीब से नज़र रखते रहे हैं। दिल्ली में, मैं दिल्ली के संदर्भ में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में भ्रष्टाचार की लड़ाई जो शुरू हुई वो दरअसल अरविंद केजरीवाल ने शुरू करी, आम आदमी पार्टी ने शुरू करी। हाँ, 1 मिनट, तो वो आम आदमी पार्टी ने शुरू करी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी खुद करप्शन के बड़े बड़े आरोपों से घिरी है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद शराब घोटाले की जांच की आंच पहुंच गई है।
क्या आपको लगता है ऐसे में लोग करप्शन को लेकर है, क्योंकि लोगों का एक धारणा है कि करप्शन को लेकर जिस पर भी वो भरोसा करते हैं वो धोखा खाते हैं। अरविंद केजरीवाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए अशोक जी, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, हिंदुस्तान में करप्शन जो है ना, धीरे धीरे करप्शन का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं था। लोगों ने इसको आत्मसात कर लिया था कि नेता है तो करप्शन करेगा। और जरूर आपने जैसे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने करप्शन के मुद्दे पर या अन्ना हजारे के मुद्दे पर एक लड़ाई जीती। लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया और रोज रोज नए नए घोटाले सामने आते थे, 2G 3G, तो लोगों को लगता था कि घोटाले ज्यादा हो रहे हैं। और अन्ना हजारे ने जब अनशन की तो लोगों को एक उम्मीद बनी, शायद अब करप्शन से निजात मिलेगी। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने लोगों के इस विश्वास को तोड़ दिया। अभी जैसे हमारे साथी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी न केवल कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन लोगों का एक बार फिर से विश्वास जमने लगा है। जब मोदी की गारंटी की बात करते हैं, मोदी की गारंटी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक जुमला हो सकता है मोदी जी ने दिया हो आज से 10 साल पहले, जब उन्होंने सरकार में आने की तैयारी में थे या सरकार संभाली थी, लेकिन उसको उन्होंने लगातार करके दिखाया। और इसमें मैं केंद्र की बात पर आ रहा हूं, क्योंकि कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है कि जिसके ऊपर करप्शन के आरोप लगे हों। हालांकि कांग्रेस के हमारे मित्र आरोप लगाते रहते हैं कि अडानी अंबानी, लेकिन वो बेच बातें, कहने के लिए बात है। कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसको एक प्रूफ के आधार पर या जिसको एक कानून के दायरे में लाया जा सके कि किसी मंत्री ने कोई करप्शन किया है, किसी बड़े अधिकारी ने कोई करप्शन किया है। तो निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास जम रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इस विश्वास को तोड़ा है, जिसका मुझे लगता है कि असर अवश्य दिखाई देगा चुनावों में। और अभी जो 5 राज्यों के चुनावों में भी अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे, वो साफ है, लोगों को दिखाई दिया। लेकिन जो आज आपका मुद्दा है कि क्या 2024 में एक बड़ा मुद्दा रहेगा करप्शन, इस बात से मैं एक आंशिक रूप से सहमत हूँ। 2024 में के चुनाव में करप्शन एक मुद्दा तो रहेगा, लेकिन बड़ा मुद्दा हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जो दूसरे कार्य हैं मोदी जी के, मोदी की गारंटी जो है, वो मुझे लगता है कि वो भी काम करेंगे। जैसे क्या बोलते हैं, करप्शन का मुद्दा मध्य प्रदेश में नहीं था, सरकार बनी, तो मोदी जी का जो चेहरा है, मोदी जी ने विश्वास अर्जित किया लोगों का, या विश्वास अर्जित करते दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सारी चीजें जो सकारात्मक काम किए, जो सड़कों के काम हुए, जो उज्ज्वला के काम हुए, जो पंक्ति में आखिरी तक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात जो मोदी जी करते हैं, वो भी सारे के सारे मुद्दे रहेंगे। अशोक जी, ओके, ब्रिज जी क्या रिस्पॉन्स, जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए। केजरीवाल की क्योंकि बात आई, मैंने वो इनका पूरा दौर देखा है जब से केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू की। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, हर भ्रष्टाचारी जेल में होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल को लेकर जो उन्होंने इमोशनली दिल्ली के लोगों को ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि जिन को उन्होंने कहा, शीला दीक्षित के समय में दिल्ली में खूब विकास हुआ, उन्होंने शीला दीक्षित को भ्रष्ट बता दिया। आज वो उन्हीं के साथ गलबैयां करने का आतुर हैं। नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सबको उन्होंने एक लाइन से भ्रष्ट बताया। जिनको भ्रष्ट बताया उनसे माफ़ी मांगी, और जिनको भ्रष्ट बताते थे आज उनके साथ वो खड़े हो रहे हैं। ये फ़र्क है मोदी और केजरीवाल टाइप की राजनीति में। मोदी जिसको कहते हैं उसके साथ अगर भ्रष्टाचार उन्हें दिख रहा है तो कार्रवाई होती है। केजरीवाल ने जिसको भ्रष्टाचारी कहा, या तो उनसे माफ़ी मांगी या फिर आज उनके साथ गलबैयां कर रहे हैं। पर ये आरोप तो बीजेपी पे भी लग सकता है, लंबी फेहरिस्त जिसको ये गिनाते हैं। फिर दूसरी बात, अजीत पवार की बार बार बात आती है कि अजीत पवार को आप करप्ट कहते थे, उनके साथ ही आप जाकर खड़े हो जाते हैं। अजीत पवार का भी अभी मामला चल रहा है, ध्यान देने की बात है, कोई मामला वापस नहीं हुआ है। इसलिए ये कह देना राजनीतिक चर्चा में कि आरोप लगा देना, ये अलग बात है। मैं केजरीवाल की दूसरी बात कर रहा हूँ। आप पर्चे उखाड़ते थे ना, जिस पर्चे में क्या था, किसी को नहीं पता था कि ये है मेरे पास, ये 34 नाम है, ये कागज मेरे घर में रखे हैं, ये सूटकेस, जितने भी थे, आपने फिर उन्हीं से माफी मांगी ना, नितिन गडकरी से। बिल्कुल, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर, हाँ एक मिनट रुकिएगा राकेश जी, मुझे लगता है महाराष्ट्र के अंदर अगर अजीत पवार के मुद्दे को, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी चुनाव नहीं हुआ जब से अजीत पवार बीजेपी के साथ आए, अगर महाराष्ट्र में विपक्ष अजीत पवार को एक बड़ा मुद्दा बनाता है बीजेपी के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि शायद इससे बीजेपी को भी डैमेज हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। राकेश जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं विजय कौशिक के पास जाऊंगा। देखिए, मैं एक तो विजय कौशिक जी जैसे झूठ बोल रहे थे ना, बहुत आपको साधुवाद करूंगा कि आपने तुरंत यहीं पर इसी डिबेट में उनका चिट्ठा खोल दिया। वो 48,000 करोड़ रुपए बता रहे थे, केवल 38 करोड़ की संपत्ति थी। कांग्रेस ऐसे ही झूठ बोल रही थी 2019 के चुनाव में। 2014 के चुनाव में उसने महसूस किया कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में याद करिए कि कैसे राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा राफेल को बनाया था, और राफेल रटते रटते राहुल हो गए फेल। चौकीदार चोर है के नारा लेकर आए थे, और प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक के कह दिया, मैं भी चौकीदार, तुम भी चौकीदार। ये पूरा देश चौकीदार बनकर उनके साथ खड़ा हो गया।
सच ये है कि आपका जब कमिटमेंट होता है, आपका जब ट्रांसपेरेंसी दिखाई पड़ती है आपके कामों में ना, तो लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अब फिर राहुल गांधी इस समय जानबूझ करके अडानी अडानी कर रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये परिणाम उनको नानी याद दिलाने का होगा। ये जितनी बार इस प्रकार के मुद्दे उठाएंगे उतनी बार मुंह की खाएंगे। जब तक आपके पास सब्सटेंस नहीं होगा, आपके पास क्रेडिबल एविडेंस नहीं होगा, जब तक दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, आप हमेशा मुंह की खाते रहेंगे। हम आज दिखा कर रहे हैं ये ईडी की कार्रवाइयां ये प्रमाण है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती करने का काम आज ईडी ने किया है। वरना यही ईडी ने 10 वर्षों में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में केवल 5000 करोड़ रुपए को अटैच करने का काम किया था। संपत्ति 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच करती है यही ईडी, इसलिए पेट में दर्द होने लगता है। ओके विजय कौशिक, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लगातार उठाती नहीं है। अगर सही बात है 2019 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा राहुल गांधी ने उठाया, खूब उठाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करप्ट बताया, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्योंकि शायद इंपॉर्टेंट बात यही है कि लोगों को राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी करप्शन के मुद्दे पर जब वो बात करते हैं तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर और ये देखते हुए कि अब तो राहुल गांधी खुद जो है वो नेशनल हेराल्ड घोटाले में जो है वो पूरे मामले में अभी तक वो जो है बेल पर हैं, तो ऐसे में क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो आप करप्शन का मुद्दा नहीं उठा पाएंगे। बीजेपी की और मोदी की क्रेडिबिलिटी है वो उठा पाते हैं। अशोक भाई, सबसे पहली बात कि चौकीदार चोर है के मुद्दे पर हमारी पार्टी को भारी जन समर्थन मिला, लेकिन राहुल गांधी जी की कहां मिला सर? कितनी लोकसभा सीटें आई? अच्छा सुन तो लीजिए, मुझे बताइए ना सर। आप कह रहे भारी जन, सर 2019 का लोकसभा चुनाव इस एक मुद्दे पर ही लड़ा गया था। आप मुझे खुद अपने मुंह से बताइए कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? अरे पहले सुन तो लीजिए अशोक भाई। सर मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन आपने 1 मिनट राकेश जी, आपने कहा भारी जन समर्थन मिला, मैं पूछ रहा हूं कहां मिला? हाँ सुन तो लीजिए, भारी जन समर्थन मिला था, लेकिन जिस दिन राहुल गांधी जी ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार ही चोर है, उस दिन हमारी बाजी पलट गई। उस दिन हमें इस सारे कैंपेन का नुकसान हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल रिट को स्वीकार किया था, उस पर कोई आदेश नहीं दिया था। तो ये राहुल गांधी जी के सलाहकारों की गलती थी, जिसके कारण ये कैंपेन हमें उल्टा पड़ा। पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात लिखकर मतलब आप ये मान रहे हैं ना, आप ये मान रहे हैं ना राहुल गांधी ब्लंडर करते हैं और उन्होंने इसीलिए जो है ब्लंडर करा, जिसके कारण उनको माफी मांग। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, जब ऐसे नेता ब्लंडर करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है, और जब जीरो हो जाती है तो कुछ मुद्दे उठाते रहें, कोई मुद्दा उठाए लोग उसको विश्वास ही नहीं करेंगे। अशोक भाई देखिए, हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे, गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेंगे, तभी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो कांग्रेस के अंदर तो ये परंपरा है। बहरहाल मोदी जी क्यों नहीं करेंगे भ्रष्टाचार? नहीं, पर मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं विजय भाई, 1 मिनट सुनिए, आपको एक बात और याद दिला दूं। राहुल गांधी ने माफी जरूर मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद लगातार मीडिया के एक हिस्से में, जो वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर कांग्रेस के जो विदेश में बैठे हुए जो नेता थे, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, लगातार मोदी। लेकिन बार बार क्या हुआ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया इसमें कोई घोटाला है ही नहीं। तो ये इसलिए क्रेडिबिलिटी खराब होती है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने कोई गलती कर दी, अगर गलती कर दी तो आज उठाइए, आप कहिए राफेल में घोटाला हुआ, आप कहिए, पब्लिक जवाब दे देगी आपको। सुन तो लीजिए, हकीकत ये है कि भाजपा की कूटनीति के आगे हमारी रणनीति फेल हो रही है, पार्टी की के रणनीतिकारों के कारण। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भाजपा भ्रष्टाचार में देश और दुनिया की नंबर 1 पार्टी है। 2014 की सबसे गरीब पार्टी आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। सीबीआई ईडी के छापे पड़े थे अजीत पवार पर, 3000-4000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे थे। आज उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जिन पार्टियों को आतंकवादी कहते थे, महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार चलाई। इनके राज में कश्मीरी पंडितों को बाहर भगाया गया। कश्मीर में से ऑन रिकॉर्ड मोदी जी के राज में कहां चला गया था 56 इंची सीमा? 100 स्मार्ट सिटी कहां चली गई? पीएम केयर्स घोटाले पर थोड़ा विषयांतर हो रहा है। विषयांतर सुनिए, आपने जो इंपॉर्टेंट सवाल उठाया मैं उनको ले लूंगा, लेकिन आप विषयांतर हो रहा है इसलिए आपको रोकूंगा। आपने जो 2-3 चीजें कही, मैं आपको एक चीज में फिर करेक्ट कर देता हूं, उसके बाद राकेश जी जवाब दे और अशोक यादव जी के पास जाऊंगा। जो आपने कहा 2014 में बीजेपी सबसे गरीब पार्टी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन यह बात जरूर है कि 2014 में
कांग्रेस, और क्योंकि मैं राइट टू इंफॉर्मेशन पे काम करता रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन से निकला था सबसे ज्यादा चंदा उस वक्त कांग्रेस को मिलता था, सबसे ज्यादा पैसा उस वक्त कांग्रेस के पास था, बीजेपी उस वक्त नंबर 2 पार्टी थी। और ऐसा बड़ा स्वाभाविक सा होता है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास सबसे ज्यादा चंदा आता है, उसके बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी होती है उसके पास दूसरे नंबर पे। पहले कांग्रेस सत्ता में थी, उसके बाद सबसे ज्यादा पैसा था। आज बीजेपी, एक मिनट रुकिए, मैं करेक्ट कर रहा हूं आपको, रुकिए एक मिनट। आज बीजेपी सत्ता में, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस की है। अच्छा सुनिए, मैं दर्शकों के लिए, और मैं आपको मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आज, सुनिए एक मिनट रुकिए, आज मैं एक मिनट रुकिए, आज मैं ऑन रिकॉर्ड एक मैं तथ्य बता रहा हूं, और ये मैं बता रहा हूं कांग्रेस के एक प्रवक्ता के मुंह की बात, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये हमारे मेकअप रूम में भी चर्चाएं होती है ना, और उसके आधार पर बता रहा हूं। जब बीजेपी का दिल्ली में मुख्यालय बना था तब कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ हमारे मेकअप रूम में थे, और कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा देखिए इनकी पार्टी, इन्होंने कितना शानदार ऑफिस बना लिया। तो बीजेपी प्रवक्ता ने कहा आपकी पार्टी भी 10 साल तक सत्ता में थी, आपने क्यों नहीं बना लिया? तो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा इनके पास बड़ा पैसा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा पैसा आपके पास कौन सा कम था? तो मालूम है कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा 10 साल में पैसा तो हमारे पास भी बहुत आया, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ जो नेता थे ना, वो नेता अपने घर ले गए पैसा, पार्टी रही ठन ठन गोपाल, और पैसा नेताओं की तिजोरियों में पहुंच गया, इसीलिए पार्टी आज तक अपना मुख्यालय नहीं बना पाई। ये मैं आपको कांग्रेस, सुनिए, ये मैं आपको कांग्रेस प्रवक्ता की बात बता रहा हूं, नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, मैं अशोक जी के पास जा रहा हूं। अशोक जी, कुल मिलाकर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, देखिए हर पार्टी के पास अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने तर्क हैं। क्या आपको लगता है जनता, क्योंकि हमने ये भी देखा है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कहने में, हमने ये भी देखा है कि इसी देश में अन्ना हजारे के मूवमेंट से पहले लगता था कि करप्शन कोई मुद्दा नहीं है। एक बार बोफोर्स लोगों ने देखा, जब बोफोर्स में कुछ निकल के नहीं आया तो लोगों को लगता था करप्शन है, जैसा भी अतुल सिंघल ने कहा करप्शन है, नेता तो करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी, करप्शन कोई मुद्दा नहीं रह गया था एक दौर में। लेकिन आज एक बार फिर क्या मुद्दा बन गया है? क्या 24 में मुद्दा रहेगा? अपने अपने प्लस और माइनस हो सकते हैं। देखिए, करप्शन का मुद्दा रहना चाहिए और हम लोग इसको उठाते भी रहते हैं, करप्शन का मुद्दा, और आप लोगों का सहयोग अगर मिलता रहेगा तो करप्शन का मुद्दा जिंदा रहेगा। और रह गई बात करप्शन को लेकर के, मैं थोड़ा सा देख रहा था, ये मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस है अशोक जी, बस ये है 11/8/2023 का है, 11 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस मेरे पास है। इसमें है सीएजी की एक रिपोर्ट है, अनड्यू बेनिफिट टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये अगस्त 2023 की रिपोर्ट है। इसमें ठेकेदारों को बिना काम किए पेमेंट किया गया अयोध्या में, भगवान राम की नगरी में, जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी तमाम बातें करती है। दूसरा मैं बता दे रहा हूं, ये भी जो है ये रिपोर्ट है 10 अगस्त 2023 की, आयुष्मान भारत के PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें इरेगुलेटरीज के बारे में दिया हुआ कि सीएजी रिपोर्ट 7.5 लाख रिसिपिएंट लिंक्ड टू ए सिंगल नंबर, और 0.96 जो है जो रिसिपिएंट से जो वो भी सिंगल नंबर पे हैं। तो ये लगभग 2.5 लाख जो है लोगों के नंबर, 2 नंबरों पे, मोबाइल नंबर 2 नंबरों पे लिंक करके पैसे निकाले जा रहे हैं। PMJAY में 6.9 करोड़ रुपया डेड पेशेंट के ट्रीटमेंट के नाम पे लिया गया। इसी मैं नहीं बोल रहा हूँ, सीएजी बोल रही है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बोल रही है। इसके अलावा गंगा सफाई अभियान पे एक रिपोर्ट है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है। इलाहाबाद ये है, मैं आपको बता दूं, 22 सितंबर 2022 की रिपोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राकेश बिंदल, मनोज गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की फुल बेंच है। उसने दिया है कि गंगा सफाई अभियान का मिशन केवल पैसा बांटने की मशीन रह गया है, इसकी न तो निगरानी है, नहीं जमीन पे कोई काम दिखता है। इस अभियान द्वारा किया गया काम केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। इन सारी बातों पे अशोक सर, अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार कोई एक्शन अगर ले रही है या कहां तक ली है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, तब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी बनती भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ाई लड़ने। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद राकेश जी से रिस्पॉन्ड कर लूंगा और उसके बाद अतुल जी आपके पास है, लेकिन ब्रिज जी आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, कुछ इस पे जोड़ना चाह रहे हैं आप। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं अशोक जी ने, ऐसा नहीं है कि जब ये चीज़ें संज्ञान में आती हैं तो कार्रवाई नहीं होती है, इन पर बाकायदा कार्रवाई होती है। ये जो आप कह रहे हैं कि जांच होने से पहले ही सरकार बता देगी, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन जब भी अखबार में ही नहीं, जब भी ऐसी सूचनाएं आती हैं तो एक पूरा तंत्र इस देश में काम करता है, ऐसी तमाम चीज़ों पर कार्रवाई होती है और उसके जब नतीजे आते हैं वो भी बताए जाते हैं। ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आऊँगा, क्योंकि एक सवाल बार बार हमारे सामने उठता है
और राकेश जी वही सवाल लेकर आऊँगा, और जो अभी अशोक यादव जी ने कहा कि भाई ये नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी हुई थी, सारा ब्लैक मनी जो है उस समय ये दावा किया गया था कि निकल गया, तो फिर धीरज साहू की अलमारियों में इतना नोट जो है फिर कैसे आ जाता है, बार बार सवाल उठता है। आऊँगा इस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या 2024 का चुनाव जो इलेक्शन है वो करप्शन के मुद्दे पे होगा, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आऊँगा। बार बार लोग ये सवाल करते हैं, आज धीरज साहू की अलमारी से जो इतना पैसा निकल रहा है, बोलते हैं भाई आपने नोटबंदी की बात, तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन नोटबंदी से निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर एक करारा प्रहार हुआ, लेकिन कोई भ्रष्टाचार एक दिन में समाप्त हो जाएगा? ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। भ्रष्टाचार भी अनवरत चलेगा और इस पर कार्रवाइयां भी लगातार करनी पड़ेंगी, तभी भ्रष्टाचार को हम जड़ से उखाड़ पाएंगे। वरना एक दिन कोई कार्रवाई कर दी और हम इंतजार करें कि अब पूरी तरह से समाप्त हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर लगातार कठोर कार्रवाई और लगातार नियमन इसका करते रहना पड़ेगा, नियंत्रण करते रहना पड़ेगा, इस पर निगहबानी करते रहनी पड़ेगी, तभी इन कार्रवाइयों को होस्टाइल किया जा सकता है, रोका जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है।
देखिए इन्होंने बहुत सारे आरोप अभी अशोक यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए कि भाजपा शासनकाल में कहीं कहीं गड़बड़ियां हुई है। देखिए कहीं अगर गड़बड़ी हुई है आप प्रतिपक्ष के नाते उजागर करिए, मीडिया उजागर करे, हम कभी भी मुंह नहीं छुपाएंगे। हम कार्रवाई करने में अपने और पराये का भेद नहीं करते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में भी कहीं पीछे नहीं हटी है। आज उत्तर प्रदेश का मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, 6 विधायकों की सदस्यता गई है, उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हमने नहीं बचाने का प्रयास किया है। मेरे बचाएंगे हम तुम्हारे बचाएंगे तुम मेरे बचाना, यही होता था। सपा कभी बसपा के बचाती थी, बसपा सपा के बचाती थी, कांग्रेस आरजेडी के बचाती थी, आरजेडी जेडीयू की बचाती थी, यही खेल चलता रहता था। तुम मेरे बचाओ मैं तुम्हारे बचाऊंगा। लेकिन ये मोदी जी की गारंटी है, किसी ने भ्रष्टाचार किया हो, वो भाजपाई हो, सपाई हो, बसपाई हो, कांग्रेसाई हो, आरजेडी हो, जेडीयू का हो, कोई हो, अगर गलत किया है तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, कार्रवाई आपके खिलाफ होकर के रहेगी। ओके, तो अशोक सिंघल, अतुल सिंघल, आपको लगता है कि अभी कार्रवाइयां और होंगी इस चुनाव से पहले, और धड़ाधड़ अगर यही मुद्दा बनाने का बीजेपी ने तय कर लिया तो कई और बड़े नाम निपटते हुए दिखेंगे? देखिए अशोक जी, ये तो लगातार चलने वाली कार्रवाई है। जैसे आपने बताया कि भ्रष्टाचार पर वार लगातार और बार बार, क्योंकि आप एक बात देखिए समझिएगा, 351 करोड़ रुपए की फिगर आई है जो साहू के यहाँ से बरामद हुआ है, और ये कोई एक दिन में पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, इसको साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल लगे होंगे। ये बात और समझने की है कि अभी 2000 का नोट बंद होके चुका है, लेकिन 351 करोड़ में 500-500 के नोट मिले हैं। आप ये देखिए कि कितना मजबूत नेटवर्क रहा होगा कि 2000 के नोट भी उनके पास रहे होंगे तिजोरी में। जैसे ही नोटबंदी हुई 2000 की, उनको वापस किया गया, 500 के नोट आ गए। तो ये तो जो मजबूत, जो गहरे तक जड़ें जमा चुका है भ्रष्टाचार, इसको लगातार जो है इस पे वार करना पड़ेगा। और ये कोई इसका चुनाव से मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, साथ में ये कहा है कि जनता के पाई पाई लौटानी पड़ेगी। तो ये सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ये काम लगातार करना पड़ेगा, तब जाके मुझे लगता है कि लंबी प्रक्रिया है, लंबा समय लगेगा भ्रष्टाचार को खत्म होने में। बिल्कुल लंबा समय चलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं अक्सर ये कहता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के जो है वो खून में जो है करप्शन घुस चुका है। जब मैं हम हिंदुस्तानी कह रहा हूं तो हम सब शामिल हैं। दरअसल एक आम आदमी, क्योंकि बार बार बात उठती है कि रिश्वत लेते हैं लोग, लेकिन यहीं पर रिश्वत देते भी हैं लोग। तो जब तक हम लोग का डीएनए इस मामले में साफ नहीं होगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं होगा, तब तक अब भ्रष्टाचार से पूरी आज़ादी तो कह ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो पॉलिटिशियन, जो बड़े लोग पदों पर बैठे हैं, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो मोदी की गारंटी है उनको एक एक को पकड़ा जाएगा और एक एक पाई पाई वसूल होगी। फिलहाल तो यही दिख रहा है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।